हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट में आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर और आज से आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है दोस्तों, जो कि 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज हम इस सेशन में 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जैसा कि इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वह अप्रैल 1973 को किया गया था। तो अप्रैल 1973 इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को मैं देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो कि अप्रैल 1973 ईस्वी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम था। इसके जो पहले महानिदेशक जो नियुक्त किए गए थे, यानी कि बाघ संरक्षण अधिनियम जो था उसका पहला जो निदेशक नियुक्त किए गए थे वह कैलाश सांखला थे, जो कि इसके पहले निदेशक थे। वह देखें तो बंगाल टाइगर जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पशु है, इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था इनकी घटती आबादी को रोकना एवं इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कार्य करना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। कुछ प्रमुख संरक्षण अधिनियम को देख लेते हैं, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 ईस्वी में, जल संरक्षण अधिनियम 1974 ईस्वी को, वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी को, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 ईस्वी को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया गया था। छाता अधिनियम किससे संबंधित है? तो छाता जो अधिनियम है यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लता मंगेशकर को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को 2001 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। लता मंगेशकर कैसे मूल नाम देखा जाए तो हेमा मंगलेशकर था, जो कि यह जो थे लता मंगेशकर के नाम से फेमस हुई। इनका जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। मैं देखें तो ये जो थे भारतीय संगीत उद्योग में जो है अपने योगदान के लिए जो है क्वीन ऑफ मेलोडी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ मिलेनियस, इन सभी नामों से जो है जानी जाती हैं। मैं देखें तो इनको जो है भारत सरकार के द्वारा 1989 ईस्वी को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि 2001 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित हैं? तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वह पल्लव वंश से संबंधित थे। तो पल्लव वंश इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं, जैसे कि पल्लव राजा जो थे महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि श्री विष्णु के पुत्र थे। वह देखें तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि मतविलास प्रसन्न यानी ड्रंकन रेवेलरी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध नाटक है। वह देखें तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे, जो वर्तमान में जो अभी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश जो है इन पर जो है इनको द्वारा शासन किया गया था, यानी कि इन क्षेत्रों पर जो है महेंद्र वर्मन प्रथम ने शासन किया था। मैं देखें तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि चित्रकारपुरी की उपाधि भी धारण किए थे, इनके द्वारा धारण किया गया था। मैं देखें तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि महाबलीपुरम का प्रकाश स्तंभ का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। और वहीं देखें तो चित्र कला जो कि तमिलनाडु में स्थित है, सितान बासल गुफा जो है तमिलनाडु में स्थित है, इससे संबंधित जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 2023 में जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो थे MK स्टालिन थे। तो MK स्टालिन इसका करेक्ट आंसर होता। तो जैसा कि मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को भी कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि राज्यपाल से भी शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मुख्यमंत्री यदि पूछा गया है तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है इन सभी को कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो योजना अवकाश से संबंधित पूछा गया था। तो योजना अवकाश देखें तो इसका जो संबंध है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टर को देख लेते हैं। जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है योजना अवकाश की शुरू की गई थी। योजना अवकाश जो कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करना पड़ा था। इसकी जो अवधि थी 1966 से लेकर 1969 तक था। यानी कि योजना अवकाश का जो अवधि था 1966 से 1969 तक था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान कौन था। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो पहली जो सफलता प्राप्त हुई थी वह जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। तो जेम्स प्रिंसेप इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि अशोक के शिलालेख को जो है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो कि एक यूरोपीय विद्वान थे, इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। वहीं देखें तो जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक भी थे। यानी कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही जो है जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखें तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट अशोक के शिलालेख की खोज जो है अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पैंथेलर के द्वारा जो है किया गया था, जिसकी संख्या कुल 14 है। यानी कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कुल 14 है। वह देखें तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक ने के शिलालेख देखा जाए तो ये जो थे ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमेइक इन 4 लिपियों में लिखी गई थी अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट देखें तो कौशाम्बी शिलालेख जिसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। वहीं देखें तो अशोक का जो 7वां शिलालेख है जो कि सबसे लंबा शिलालेख है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है जो कि ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। इसके तहत जो है राज्य जो है ग्राम पंचायतों का व्यवस्था करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए जो है कदम उठाएंगे एवं उन्हें ऐसी शक्तियों अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की क्षमता बनाएगा। इसका जो लेख है अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का भी जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से का प्रावधान करता है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का भी जो कि सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ए जो कि समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 39 का ए में जो है समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को जो है मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 का ए जो में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी कि वन्य जीव की रक्षा के बारे में और पर्यावरण की रक्षा के बारे में जो है अनुच्छेद 48 का ए में कहा गया है। तो इन सभी प्रमुख अनुच्छेदों को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद 32 के समान है। यानी कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 32 के समानता रखता है। तो अनुच्छेद 226 जो कि अनुच्छेद 32 के समान है। तो अनुच्छेद 226 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के समान जो कि अनुच्छेद 226 है जो कि इन दोनों में जो है रिट जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जबकि अनुच्छेद 226 के तहत वो राज्यों का उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करते हैं। इन दोनों अनुच्छेदों में जो है रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत
जो है 5 प्रकार के जो रिट जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। ये जो 5 रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षण, परमादेश, उत्प्रेषण और नजरबंदी, ये 5 जो प्रकार के रिट हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। भाई देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को जो है अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। यह B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है, यानी कि अम्बेडकर के द्वारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा यानी कि आत्मा या हृदय कहा गया है अम्बेडकर के द्वारा। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटा है। तो डोडा बेटा इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। वह देखें तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो कि भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये जो 3 राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन 3 राज्यों में जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। वह देखें तो डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इनके इन 3 राज्यों में जो नीलगिरी फैला हुआ है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो कि डोडा बेटा है जो कि तमिलनाडु राज्य में है। वह देखें तो सोनसोगोर जो कि पश्चिमी घाट पर गोवा राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट पार्श्वनाथ जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। मुल्लायनगिरी जो कि पश्चिमी घाट में स्थित कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि कर्नाटक राज्य में पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मुलायमगिरी जो कि कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काली मिट्टी किस प्लेट में पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है वह दक्कन के ट्रैप में पाया जाता है। तो दक्कन प्लेट इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। यह जो है भारत की दक्षिणतम पर्वतीय पठारी जो है उन क्षेत्रों में जो है पाई जाती है, यानी कि भारत का जो दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार है उन सभी क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी का अधिक विस्तार है। वह देखें तो काली मिट्टी मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेटों में जो है मुख्य रूप से विस्तृत है। वह देखें तो काली मिट्टी जो कि रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी जो कि जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। वह देखें तो काली मिट्टी जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी के रूप में पूछा जाए तो काली मिट्टी जो कि स्वतः जुताई के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट काली मिट्टी जो कि मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वह देखें तो काली मिट्टी जो कि रासायनिक रूप से देखा जाए तो चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटास, इन सभी की जो है अधिक मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी में, जबकि इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे। तो दीनबंधु मित्र इसका करेक्ट आंसर होता। मैं देखें तो नील दर्पण पुस्तक जो था यह जो है एक बंगाली नाटक था जो कि 1858-59 के दौरान दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। मैं देखें तो दीनबंधु मित्र का जो मूल नाम जो था इनका गंधर्व नारायण था, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अपना नाम बदलकर दीनबंधु मित्र कर लिया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम्स मैगजीन में 2021 के लिए किसे पल्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो यह जो है एलन मस्क को घोषित किया गया था। तो एलन मस्क इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो लठमार होली जो कि उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि यह जो लठमार होली है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास बनारस एवं नंदगांव में खेली जाती है। तो चलिए कुछ प्रमुख उत्सवों को देख लेते हैं और किन राज्यों से संबंधित हैं। जैसे कि पोंगल एक त्यौहार है जो कि यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह जो है एक फसल उत्सव है। वे देखें तो मकर संक्रांति जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इसे जो है अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। नेक्स्ट देखें तो ओणम जो कि यह जो त्यौहार है केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह भी एक फसल उत्सव है।
नेक्स्ट छठ पूजा, जो कि यह बिहार का एक त्यौहार है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट सोनपुर मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि यह बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट सरहुल पर्व या कर्मा, जो कि यह जो है झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि आदिवासियों का त्यौहार के रूप में जानते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।